हाय मेरे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। वेलकम टू दिस सेशन ऑफ एडिटोरियल। आज फिर द हिंदू का एडिटोरियल आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं और ये जो एडिटोरियल है वो बेस्ड है इंडिया और पाकिस्तान के संबंधों पर। आजकल जिसमें थोड़ी खींचातानी चल रही है, जैसा कि आपको पता होगा, उसी पर ये एक एडिटोरियल है। एडिटोरियल में जो वर्ड्स हैं, 2 पैराग्राफ आता है एडिटोरियल। तो फर्स्ट पैराग्राफ में जो वर्ड्स हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं और सेकंड पैराग्राफ में जो वर्ड्स हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन सा वर्ड है। पहला वर्ड है इसमें इंगेज। इंगेज का मतलब होता है किसी को इन्वॉल्व रखना या व्यस्त रखना। उसके लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं इंगेज। यहाँ जो वर्ड यूज़ किया गया है वो री इंगेज यूज़ किया गया है, मतलब दोबारा किसी को व्यस्त रखना। सेकेंड वर्ड इज सीज फायर। दो है तो एक ही वर्ड, लेकिन दो वर्ड को मिला के बनाया गया है। सीज फायर मीन्स होता है युद्ध विराम। जब दो देशों के बीच में लड़ाई होती है और लड़ाई जब बंद हो जाती है, युद्ध बंद हो जाता है, तो हम कहते हैं कि सीज फायर इज देयर। नेक्स्ट इज शेलिंग। हम लोग वर्ड जानते हैं सेल, SELL, बेचना, बट यहाँ पे जो वर्ड बना है वो SHELL से बना है। तो शेल का मतलब होता है गोला। गोला बारूद के लिए वर्ड हम लोग यूज करते हैं शेल, और उसी से बना हुआ वर्ड है शेलिंग। शेलिंग मीन्स गोला बारी। नेक्स्ट वर्ड इज रिटेलिएशन। ये वर्ड है और एग्जाम में भी कई बार आता है। रिटेलिएशन मीन्स होता है प्रतिशोध। किसी से बदला लेने का जो एक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड रिटेलिएशन, टू टेक रिवेंज। नेक्स्ट है कॉन्स्टरनेशन। कॉन्स्टरनेशन का मीनिंग है, कॉन्स्टरनेशन एक अच्छा वर्ड है, एग्जाम में भी आता है। चिंता या दुख या परेशानी के लिए वर्ड हम लोग यूज करते हैं कॉन्स्टरनेशन। चिंता, दुख या भय, ये एक निगेटिव वर्ड है कॉन्स्टरनेशन। दिस इज ए फीलिंग। नेक्स्ट वर्ड इज अकरेंस। ये कॉमन वर्ड है। अकरेंस मीन्स घटना। जैसे ये अकरेंस दोबारा हुआ या तिबारा हुआ, वहां पे हम लोग इस वर्ड को यूज करते हैं। देन देयर इज अ वर्ड ग्रीम। ग्रीम का मतलब होता है बेहद गंभीर। द सिचुएशन इज ग्रीम मीन्स बेहद गंभीर, वेरी सीरियस, बेहद गंभीर। नेक्स्ट वर्ड इज सकम। सकम एक अच्छा वर्ड है, इसको एक्सप्लेन करना चाहिए। सकम का 2 मीनिंग होता है। सकम एज ए वर्ब यूज किया जाता है। तो सकम का मीनिंग है एक तो मर जाना, जैसे कोई एक्सीडेंट होता है, उसमें कोई सीरियसली इंजर्ड है और उसको अस्पताल ले जाया जाता है, बट रास्ते में वो अपने चोट की वजह से मर जाता है। पेपर क्या लिखता है, ही सकम्ड टू हिज इंजरीज। अपने चोट की वजह से वो मर गया। सकम का दूसरा मीनिंग भी होता है घुटने टेक देना या सरेंडर कर देना, वो भी मीनिंग इसका होता है आत्मसमर्पण करना। तो एक मीनिंग क्या हुआ, मर जाना, और दूसरा हुआ आत्मसमर्पण करना। आत्मसमर्पण करना। जैसे ही सकम टू माई प्रेशर, जब मैंने उस पर दबाव बढ़ाया तो वो सकम कर गया, उसने सरेंडर कर दिया। पैनिक का एक कॉमन वर्ड है। पैनिक मीन्स होता है खौफ, पैनिक। शेल्टर मीन्स आश्रय। जैसे किसी को अगर किसी के यहाँ आश्रय मिल जाता है, रहने की जगह मिल जाती है, तो वहाँ पे हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं शेल्टर। नेक्स्ट वर्ड इज आफ्टरमाथ। ये वर्ड जब कोई घटना घटती है उसके बाद के क्या परिणाम होते हैं, उसके लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है। तो आफ्टरमाथ मीन्स परिणाम। नेक्स्ट वर्ड है नॉर्मलसी। नॉर्मल मीन्स सामान्य होता है, और सामान्य परिस्थिति के लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं नॉर्मलसी, सामान्य परिस्थिति। जैसे फॉर एग्जांपल लॉकडाउन हालांकि ख़त्म हो गया है, फिर भी अभी नॉर्मलसी पूरी तरह से वापस नहीं आई है, सामान्य परिस्थिति पूरी तरह से बहाल नहीं हो पाई है, तो वहाँ पे हम लोग इसी वर्ड को यूज़ करते हैं। नॉर्मल से बना हुआ वर्ड है नॉर्मलसी। नाउ वी कम टू द सेकेंड पैरा। इसमें जो वर्ड्स हैं, पहला वर्ड है आस्पेक्ट। आस्पेक्ट मीन्स होता है पक्ष या पहलू।
पहलू के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं एस्पेक्ट। ये जो सिचुएशन है इसका एक एस्पेक्ट ये भी है। नेक्स्ट वर्ड इज पर्सनल। इसमें कंफ्यूजन होता है, हम लोग वर्ड जानते हैं, वी नो दिस वर्ड पर्सनल। पर्सनल मीन्स होता है निजी, मुझे उसके पर्सनल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, निजी जीवन से कोई लेना देना नहीं है। बट यहाँ पे दिस वर्ड इज डिफरेंट फ्रॉम दैट वर्ड पर्सनल। पर्सनल यहाँ पे दिया हुआ है पर्सनल। पर्सनल मीन्स होता है कर्मचारी, काम करने वाले के लिए वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं पर्सनल। बड़े बड़े जो ऑफिसेज होते हैं, जैसे मैं जब LIC में था तो वहाँ पे एक पूरा का पूरा डिपार्टमेंट था जो एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर को डील करता था, पर्सनल डिपार्टमेंट। नेक्स्ट इज एविडेंट। एविडेंट मीन्स होता है स्पष्ट, जो चीज़ साफ झलकती है उसके लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं एविडेंट। नेक्स्ट वर्ड इज एडहेयर। एडहेयर मीन्स होता है पालन करना, नियम या कानून को मानना, ओबे करना, उसके लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं एडहेयर। नेक्स्ट इज रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मीन्स होता है आपसी, जैसे मेरा जो रिलेशन आपसे है या आपका जो मेरे से रिलेशन है, दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड रेसिप्रोकल एंड इट इज ऑल्सो सेड दैट रिलेशंस आर ऑलवेज रेसिप्रोकल। ये म्यूचुअल होता है, कभी भी वन साइडेड नहीं होता। सो रेसिप्रोकल मीन्स आपसी। नेक्स्ट एक फ्रेज टाइप का दिया हुआ है, दिस इज ए ग्रुप ऑफ 3 वर्ड्स, टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट मीन्स जैसे को तैसा, जैसे को तैसा। जैसे अगर किसी ने आपको एक चांटा लगाया, आपने भी उत्तर में एक चांटा उसको जड़ दिया, तो लोग कहेंगे कि टिट फॉर टैट किया आपने, जैसे को तैसा जवाब दिया। तो वहाँ पे हम लोग इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज एस्पानेज। ये वर्ड एग्जाम में कभी कभी आता है, कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स में भी ये वर्ड ऑप्शंस में देखने को मिलते हैं। एस्पानेज मीन्स जासूसी। जासूसी का जो सिस्टम है दैट इज कॉल्ड एस्पानेज। नेक्स्ट इज हरासमेंट। हरासमेंट वर्ड हम लोग बहुत यूज़ करते हैं, उसने मेरे को बहुत हरासमेंट किया, मैंने उसको हरास किया। प्रताड़ित करना उसके लिए हिंदी वर्ड है, प्रताड़ित करना या किसी को परेशान करना, तकलीफ देना। नेक्स्ट इज स्टूडियसली। एक वर्ड होता है, ये एडवर्ब के रूप में यूज़ किया गया है यहाँ पर ly, लेकिन एक वर्ड है स्टूडियस। स्टूडियस मीन्स होता है जो आदमी ज़्यादा पढ़ाई लिखाई में रहता है, वैसे स्टूडेंट को हम लोग कहते हैं कि वो बहुत स्टूडियस है। बट यहाँ पर जिस सेंस में यूज़ किया गया है, इसका मीनिंग है जानबूझकर, डेलिबरेटली, जानबूझ कर। यहाँ पे हम लोग वर्ड यूज करते हैं स्टूडियसली। नेक्स्ट वर्ड इज कॉमेंसुरेट। कॉमेंसुरेट मीन्स के अनुरूप होना। कोई चीज़ अगर किसी चीज़ के अनुसार है, के अनुरूप है, तो वहाँ पे हम लोग वर्ड यूज करते हैं कॉमेंसुरेट। दिस वर्ड यू मस्ट बी ऑब्जर्विंग इन एम्प्लॉयमेंट एडवर्टीजमेंट। एम्प्लॉयमेंट का जो एडवर्टीजमेंट निकलता है नौकरी के लिए, उसमें ये वर्ड आप देखते होंगे, उसमें लिखा हुआ होता है नोट में, योर सैलरी विल कॉमेंसुरेट विद योर एक्सपीरियंस। आपका जो सैलरी निर्धारित किया जाएगा वो आपके अनुभव के अनुरूप होगा। इफ़ यू आर मोर एक्सपीरियंस योर सैलरी विल बी हायर। अगर आपका एक्सपीरियंस कम है तो आपकी सैलरी कम होगी। तो कॉमेंसुरेट मीन्स होता है के अनुरूप होना, के अनुरूप होना। नेक्स्ट वर्ड इज श्रंक। ये श्रिंक मतलब सिकुड़ना होता है। जैसे कॉटन कपड़ा क्या है, कॉटन कपड़ा आप जितनी बार वॉश करेंगे उतना बार श्रिंक होगा। तो श्रिंक से बनता है श्रिंक, श्रैंक, श्रंक। ये पास्ट पार्टिसिपल है सिकुड़ना का, तो यहाँ पे सिकुड़ना। नेक्स्ट इज ट्रैवल कर्व्स। ट्रैवल का मतलब तो घूमना या आना जाना, और कर्व का मतलब पाबंदी, उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं कर्व। कर्व मीन्स दबाना भी होता है, एंड इफ इट इज यूज्ड एज ए नाउन तो यहाँ पे कर्व्स का मतलब होगा पाबंदी, माने आवाजाही में पाबंदी, आवाजाही में पाबंदी। अभी जैसे लॉकडाउन में ट्रैवल कर्व्स था,
वी अंडरवेंट थ्रू ट्रैवल कर्व्स, एक जगह से दूसरी जगह हम लोग नहीं जा सकते थे. तो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट वर्ड्स विच यू शुड नो, जो आपको जानना चाहिए, और आपके लिए मैंने इसको एक्सप्लेन किया. उम्मीद है कि ये पूरी तरह से आपको समझ में आ गया होगा. नाउ वी डिस्कस द एडिटोरियल, जो कि इंडो पाक रिलेशन पर बेस्ड है. The shelling and the retaliations along the line of control with Pakistan are a matter of consternation because it has been allowed to go on so long as to become an everyday occurrence. लाइन ऑफ कंट्रोल, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा है, वहाँ पर बमबारी होना या प्रतिशोध, जैसे एक बार इंडिया अगर अटैक करता है तो पाकिस्तान उसका जवाब देगा, पाकिस्तान अगर अटैक करेगा तो इंडिया उसका जवाब देगा, ये बहुत ही गंभीर चिंता का विषय बन गया है और इसे इतना लंबा खींचा गया है, अभी तक ये जारी है कि एक तरह से लगता है कि अब तो ये रोज़ की घटना बन गई है. अभी द अनफॉर्चुनेट डेथ ऑफ सिपाही लुंगाबुई Abonmali and the airlifting of two other soldiers, Linkhotin Senghon and Sepoy Tangswik Kuanyugar, to the command hospital in Udhampur because of injuries due to shelling in Poonch sector are the latest grim reminders of these phenomenon. अभी हाल में जो दुर्भाग्यपूर्ण रूप से मृत्यु हुई एक सिपाही की, साथ ही साथ 2 सिपाहियों को जो एयरलिफ्ट किया गया और उन्हें लाया गया कमांड हॉस्पिटल उधमपुर में, उनकी इंजरी की वजह से, जो इंजरी उन्हें कहाँ हुई थी, पुंछ सेक्टर में जब बमबारी हुई थी, उसकी वजह से. इससे पता चलता है कि ये जो घटनाक्रम है ये धीरे धीरे कितना गंभीर होता जा रहा है. Sepoy Abonmali is the third soldier to succumb to shelling in this area. अगर हम Sepoy Abonmali की बात करें, जो कि अपने घायल होने की वजह से मर गया, तो मरने वाले सिपाहियों में वो तीसरे नंबर पे था. All of May, the Pir Panjal range, which fronts the Kashmir Valley, has seen mortar and small arms firing. पूरे मई में अगर देखा जाए, और पीर पंजाल रेंज जो है वहाँ पे कश्मीर वैली में, उसमें पूरे मई महीने में मॉर्टर और छोटे छोटे बंदूकों से फायरिंग लगातार होती रही. ऑन सैटरडे, स्प्लिंटर इंजरीज फ्रॉम शेलिंग इन हाजीपीर इन उरी क्लेम्ड द लाइफ ऑफ अख्तर बेगम, ए सिविलियन. सैटरडे को उरी में जो हाजीपीर जगह है, वहाँ पर जो बमबारी हुई, उसी का एक टुकड़ा, यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया स्प्लिंटर, वो टुकड़ा आके लगा एक अख्तर बेगम नाम की लेडी को, जिसकी वजह से उनकी भी जान चली गई. This has been a worrying trend as when the shells reach deeper, they fall in residential areas in villages such as Churunda and Silikot. एक चिंताजनक बात ये भी है कि जब ये बमबारी होती है और वो बम जब गहराई में नीचे आते हैं तो वो चले जाते हैं रिहायशी इलाकों में, जैसे जो गांव है चुरुंडा और सिलिकोत, इन गांव में वो बम गिरने लगते हैं. When shells begin raining, villagers panic. और इस तरह के बम जब बरसते हैं तो बहुत नेचुरल भी है कि गांव वाले खौफ ज़दा हो जाते हैं, खौफ में आ जाते हैं, अपने घरों को छोड़कर इधर उधर भागने लगते हैं और टेम्पररी शेल्टर्स की तलाश करने लगते हैं कि कहीं उन्हें जगह मिले और वो छुप जाएं, जिसकी वजह से उनकी जान बचे. This additional disruption to life in the aftermath of the dilution of Article 370 last August and the COVID-19 lockdown is something that should be addressed with urgency. और सामान्य जनजीवन में ये जो व्यवधान आता है इस तरह की बमबारी की वजह से, ये एक तीसरी चीज़ है जो
व्यक्ति के नॉर्मल लाइफ को डिस्टर्ब करता है। इसके अलावा आर्टिकल 370 को जो डाइल्यूट किया गया, धारा 370 जो ड्रॉप की गई वहाँ पे कश्मीर में, उसका असर भी अभी भी है और जिससे वहाँ का जनजीवन थोड़ा अस्त व्यस्त है। साथ ही साथ कोविड-19 की वजह से जो लॉकडाउन है उससे भी लोग परेशान हैं। उसके अलावा ये बमबारी वाली जो घटना है ये उनके जनजीवन को अस्त व्यस्त कर देती है। शेलिंग शुड नॉट बी अलाउड टू बी अ रेगुलर अक्रेंस। इस तरह की बमबारी एक नियमित घटना कहीं पर भी नहीं होनी चाहिए। इससे लोगों में बहुत खौफ होता है, जान जाने का डर रहता है और लोग परेशान रहते हैं। सीज फायर विद पाकिस्तान अलॉन्ग द लाइन ऑफ कंट्रोल इज़ ऑब्वियसली नॉट वर्किंग। अगर यथार्थवादी तरीके से हम सोचें, वास्तविकता में जाएं, तो पाकिस्तान के साथ जो युद्धबंदी की घोषणा हुई है भारत और पाकिस्तान के बीच में, लाइन ऑफ कंट्रोल में जो सीमा है, लेकिन वो वास्तव में काम नहीं कर रही। एंड द गवर्नमेंट नीड्स टू बिल्ड बॉम्ब शेल्टर्स फॉर सिविलियंस अंटिल नॉर्मलसी रिटर्न्स। और इसीलिए ये सरकार की जिम्मेदारी है कि अगर बमबारी सरकार रोक नहीं पाती तो सिविलियंस के लिए, जो आम नागरिक हैं, उनके लिए बॉम्ब से बचने के लिए शेल्टर बनाए जाने चाहिए कि जब बमबारी हो तो लोग इन शेल्टर्स में जाकर अपने जान माल की रक्षा करें। ये था पैराग्राफ 1। नाउ वी कम टू पैराग्राफ 2। इसमें लिखा हुआ है, अनफॉर्चुनेटली एस्पेक्ट्स ऑफ रिलेशंस विद पाकिस्तान इन अदर स्फेयर्स आर इन पुअर रिपेयर एज वेल। दुर्भाग्यवश ये तो सैन्य संबंधों की बात है। अगर दूसरे संबंधों के पहलुओं को भी देखा जाए तो पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्ते में कोई बेहतरी नहीं आई है, इसकी कोई मरम्मत नहीं हुई है। The two personnel from the Indian mission in Islamabad going suddenly missing for a while points to further breakdown in relations. अभी हाल ही में जो दो लोग इंडियन मिशन में काम करने वाले थे इस्लामाबाद में, वो अचानक गायब हो गए। इससे ये पता चलता है कि ये संबंध और भी बदतर हो गए हैं। It makes evident that India and Pakistan are unable even to adhere to reciprocal protocols regarding staff posted in the missions. हालत इतनी ख़राब हो गई है और ये स्पष्ट दिखता भी है कि भारत और पाकिस्तान अब असमर्थ हैं कि इनके बीच में आपसी जो कुछ कायदे कानून हैं अपने कर्मचारियों को लेकर, वैसे पाकिस्तान के वैसे कर्मचारी जो भारत में हैं या भारत के कर्मचारी जो पाकिस्तान में नियुक्त हैं, उनके हैंडलिंग को लेकर भी जो आपसी अंडरस्टैंडिंग इन लोगों के बीच में है, जो कायदे कानून है, उसको भी नियमित रूप से पालन नहीं किया जा रहा। वेदर और नॉट इट इज़ ए tit for tat reaction for India, having expelled 2 Pakistan High Commission officials, Abid Hussain Ameed and Mohammad Tahir Khan, on charges of espionage. ये तो नहीं कहा जा सकता कि क्या अभी जो दो लोग वहाँ से गायब हुए ये पाकिस्तान ने भारत को मज़ा चखाने के लिए किया। टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा वाला लेसन भारत को पढ़ाया। लेकिन कुछ दिन पहले उनके 2 हाई कमीशन ऑफिशियल्स को, आबिद हुसैन अमीद और मोहम्मद ताहिर ख़ान को, भारत ने यहाँ से निष्कासित कर दिया था और उन पर जासूसी के आरोप लगाए गए थे। शायद इसी वजह से 2 भारतीय एम्प्लॉयज़ को मिसिंग दिखाया गया पाकिस्तान में। स्थिति चाहे जो भी हो, बट इंडिया मस्ट टेक स्टेप्स टू इंश्योर इट्स डिप्लोमेटिक पर्सनल आर स्पेयर्ड सच हरासमेंट। लेकिन भारत को कुछ कदम ज़रूर उठाने चाहिए जिसकी वजह से ये जो राजनयिक लोग हैं, एक देश के लोग जो दूसरे देश में जाकर वहाँ के एम्बेसीज़ में या हाई कमीशन में रहते हैं, उनको इस तरह की प्रताड़ना से या इस तरह के हरासमेंट से बचा कर रखना भारत सरकार की जिम्मेदारी है। But with New Delhi studiously avoiding any serious engagement is the staffing. लेकिन अभी अगर देखा जाए तो नई दिल्ली की जो सरकार है
वो जानबूझकर पाकिस्तान के मामले में ज़्यादा अपने को इन्वॉल्व नहीं कर रही है। लेकिन फिर भी एक सवाल ये उठता है, इज़ द स्टाफिंग इन पाकिस्तान कॉमेंसुरेट विद द वास्टली श्रंक बायलैटरल रिलेशंस, कि पाकिस्तान में भारत के अभी जितने भी कर्मचारी मौजूद हैं, क्या वो इस अनुरूप उनकी संख्या क्या इतनी है जितनी ज़रूरत है, किस परिप्रेक्ष्य में, जबकि हमारे जो संबंध हैं, द्विपक्षीय जो संबंध हैं, वो काफ़ी हद तक सिकुड़ गए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में पाकिस्तान में जो जितने भी भारतीय कर्मचारी मौजूद हैं, क्या उनकी संख्या सही है या ज़रूरत से ज़्यादा लोग वहाँ पर पोस्टेड हैं। एज़ द पैंडेमिक रेजेस, जैसे जैसे कोरोना की ये महामारी बढ़ती है, साथ ही साथ आवाजाही पर भी प्रतिबंध लगाए गए हैं और आमने सामने बात करने की भी संभावनाएं अभी कम है। ऐसी परिस्थितियों को मद्देनज़र रखते हुए ये कहा जा सकता है, इट माइट बी प्रूडेंट टू टेम्परली मेंटेन ओनली इसेंशियल मिशन स्टाफ इन पाकिस्तान टिल इंडिया इज़ एबल टू ऑब्टेन ट्रस्ट एंड स्टेबिलिटी इन द टाइज। तो एक सुझाव ये ज़रूर है कि वैसी परिस्थिति में, जबकि ये जो वैश्विक महामारी है ये बढ़ती हुई नज़र आ रही है, साथ ही साथ आवाजाही पर भी प्रतिबंध हैं और आमने सामने बातचीत करने की भी संभावनाएं कम हैं, तो सच में ये विचार करने वाली बात है या बुद्धिमानी इसी में है कि अभी पाकिस्तान में सिर्फ उतने ही स्टाफ रखे जाएं, उतने ही कर्मचारी रखे जाएं जो बेहद ज़रूरी हैं और बाकी लोगों को वहाँ से हटा लेना चाहिए। और ये सिस्टम उस समय तक जारी रहे जब तक भारत फिर पाकिस्तान का विश्वास फिर से जीत न ले और साथ ही साथ इन दोनों के बीच में जो संबंध हैं उसमें स्थिरता ना आ जाए। तो ये था एडिटोरियल इंडिया और पाक के रिलेशन पे जो छिटपुट घटनाएं आजकल दोनों देशों में या बॉर्डर पर हो रही हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए ये एडिटोरियल लिखा गया है। इसमें सलाह ये भी दी गई है कि जितना कम हो सके उतने कम से कम स्टाफ मेंबर अभी पाकिस्तान में भारत के तरफ से पदस्थापित किए जाएं। अगर इसके जिस्ट की बात करें तो लिखा हुआ है यहाँ पे, इंडिया नीड्स टू री एंगेज विद पाकिस्तान एंड एंड द सीज फायर वायलेशंस अलॉन्ग द बॉर्डर। ज़रूरत है कि भारत पाकिस्तान के साथ फिर अपने को इंगेज करे, बातचीत में के द्वारा इस समस्या को सुलझाए कि सीमा पर जो सीज़ फायर है, युद्ध को बंद करने का जो ऐलान हुआ है उसका वायलेशन ना हो, उसको लोग ना तोड़ें, ऐसा सुनिश्चित करना होगा भारत को पाकिस्तान के साथ पुनः बातचीत स्थापित करके। सो दिस वाज द एडिटोरियल बिल्डिंग ट्रस्ट एंड इट वाज बेस्ड ऑन इंडो पाक रिलेशनशिप। कल हम फिर आपसे मुखातिब होंगे एक नए एडिटोरियल के साथ हिंदू के। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, एडिटोरियल का जो डिस्कशन मैंने आपके साथ किया, अगर आप इसे पसंद करते हैं तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का भी रिक्वेस्ट मैं आपसे करूंगा और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, अपने जान पहचान वाले लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।